दोस्तों, इतिहास में कुछ क्रांतियां बंदूकों से हुई, कुछ विचारों से तो कुछ मशीनों से। लेकिन एक क्रांति ऐसी भी थी जो चुपचाप हर घर तक पहुंची। ना कोई युद्ध हुआ, ना कोई साम्राज्य टूटा, फिर भी उसने मानव जीवन की दिशा बदल दी और उसे दुनिया ने नाम दिया दुग्ध क्रांति, यानी मिल्क रेवोल्यूशन। लेकिन दूध की कहानी केवल एक क्रांति की कहानी नहीं है, यह उस सफेद धारा की कहानी है जिसने मानव को घुमंतु जीवन से स्थायी बस्तियों तक पहुंचाया, सभ्यताओं को पोषण दिया, संस्कृतियों को आकार दिया और अर्थव्यवस्थाओं को गति दी। सिंधु घाटी की मिट्टी के बर्तनों से लेकर वैदिक परंपराओं तक, श्री कृष्ण की माखन लीलाओं से लेकर आनंद की श्वेत क्रांति तक और अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित स्मार्ट डेयरी फार्मों तक, दूध केवल समय के साथ नहीं चला, उसने समय के प्रवाह को भी प्रभावित किया। आज जब दुनिया खाद्य सुरक्षा, कुपोषण, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास की चुनौतियों से जूझ रही है, तब दूध केवल एक खाद्य पदार्थ नहीं, पोषण, आजीविका, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण समृद्धि का आधार बन चुका है। दोस्तों, मानव इतिहास की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी भोजन की निरंतर उपलब्धता। शिकार अनिश्चित था, जंगली फल और कंदमूल मौसम पर निर्भर थे। ऐसे में जब मानव ने पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया, तब पहली बार उसके हाथ एक ऐसा संसाधन लगा जो प्रतिदिन पोषण दे सकता था। और यहीं से दूध की कहानी शुरू हुई। जब आदि मानव ने घुमंतु जीवन छोड़कर स्थायी बस्तियां बसाई, तब पहिए और कृषि के साथ साथ पशुपालन ने भी सभ्यता की नींव को मजबूत किया। दूध केवल भोजन नहीं था, यह स्थिरता थी, सुरक्षा थी और भविष्य के प्रति विश्वास था। और अब समय के पहिए को लगभग 5000 साल पहले घुमाते हैं और पहुंचते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। एक ऐसी सभ्यता जिसने नगर नियोजन, व्यापार और शिल्पकला में अद्भुत प्रगति की। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ डेयरी संस्कृति भी विकसित हो चुकी थी। पुरातात्विक उत्खननों में प्राप्त मिट्टी के बर्तनों पर किए गए ऑर्गेनिक रेजिड्यू विश्लेषण से पता चला कि इन पात्रों में दूध और दुग्ध उत्पादों का उपयोग किया जाता था। गुजरात के कोटड़ा, भादली जैसे स्थलों से प्राप्त साक्ष्य बताते हैं कि उस समय केवल दूध का उपभोग ही नहीं होता था, बल्कि उसका प्रसंस्करण कर दही, घी और पनीर जैसे उत्पाद भी बनाए जाते थे। इसका अर्थ स्पष्ट था कि डेयरी केवल घरेलू आवश्यकता नहीं रही थी, वह एक संगठित ग्रामीण आर्थिक गतिविधि भी बन चुकी थी। समय का चक्र घूमा, समय आगे बढ़ा और भारत वैदिक युग में प्रवेश कर गया। यहाँ दूध केवल पोषण का स्रोत नहीं रहा, वह संस्कृति, अर्थव्यवस्था और आध्यात्मिक जीवन का भी हिस्सा बन गया। ऋग्वेद और अथर्ववेद में गोपालन, दुग्ध दोहन और कामधेनु का उल्लेख मिलता है। उस समय पशुधन ही वास्तविक संपत्ति था, इसीलिए गोधन शब्द केवल प्रतीक नहीं बल्कि आर्थिक वास्तविकता था। और फिर आते हैं भगवान श्री कृष्ण। माखन चोरी की कथाएं, ग्वाल बालों के साथ उनका जीवन और गायों के बीच बिताया गया उनका बचपन, ये केवल धार्मिक प्रसंग नहीं है, ये उस समाज की झलक है जिसकी अर्थव्यवस्था और जीवन शैली दुग्ध संस्कृति से गहराई से जुड़ी हुई थी। आयुर्वेद ने दूध को रसायन कहा, ओज और सात्विक ऊर्जा का स्रोत कहा। धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयुक्त पंचामृत ने दूध को आध्यात्मिक महत्व भी प्रदान किया। स्वतंत्रता के बाद भारत एक विचित्र स्थिति में था। एक और वह देश था जिसकी संस्कृति में दूध की नदियां बहती थीं, ऐसा माना जाता था। दूसरी ओर वही देश दुग्ध अल्पता से जूझ रहा था। स्थिति ये थी कि भारत को विदेशों से मिल्क पाउडर तक आयात करना पड़ता था। सोचिए, जिस भूमि को कभी दूध और घी की नदियों का देश कहा जाता था, वह दूध के लिए बाहरी सहायता पर निर्भर हो चुका था। ऐसा लग रहा था मानो हजारों वर्षों की विरासत कहीं पीछे छूट गई हो। लेकिन यहीं से शुरू हुई आधुनिक भारत की सबसे महत्वपूर्ण ग्रामीण क्रांतियों में से एक। गुजरात का एक छोटा सा शहर आनंद, यहीं से भारतीय डेयरी क्षेत्र की दिशा बदलने वाली कहानी शुरू हुई। डॉक्टर वर्गीस कुरियन और त्रिभुवन दास पटेल के नेतृत्व में सहकारिता आधारित डेयरी मॉडल विकसित किया गया। 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई और यह केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं था, यह किसानों को बाजार से जोड़ने, उन्हें उचित मूल्य दिलाने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान था। धीरे धीरे गांवों से दूध शहरों तक पहुंचा, सहकारी समितियां मजबूत हुई, उत्पादन बढ़ा और भारत ने वह कर दिखाया जिसकी कभी कल्पना भी कठिन थी। अब दुग्ध आयात करने वाला देश विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राष्ट्र बन गया था।
अमूल यानी आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड की सफलता की कहानी केवल एक कॉरपोरेट ब्रांड की कहानी नहीं है, बल्कि यह इस देश के करोड़ों छोटे किसानों के सामूहिक पुरुषार्थ, सहकारिता के सिद्धांत और आत्मनिर्भरता की अमर गाथा है। अब अगर इतिहास और संस्कृति से आगे बढ़कर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो दूध वास्तव में प्रकृति की सबसे अनोखी संरचनाओं में से एक है। यह केवल एक तरल पदार्थ नहीं है, बल्कि इमल्शन, कोलाइडल सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन का अद्भुत मिश्रण है। इसी कारण इसे संपूर्ण आहार कहा जाता है। दूध में कैल्शियम और फास्फोरस संतुलित अनुपात में पाए जाते हैं, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं, और लगभग 80% केसीन और 20% वे प्रोटीन होता है, जो ऊतकों के निर्माण और मांसपेशियों के विकास में भी सहायक है। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। विटामिन B12 रक्त निर्माण, तंत्रिका तंत्र और DNA संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही पोटेशियम और फास्फोरस जैसे खनिज भी शरीर की अनेक महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में योगदान देते हैं। शिशु के विकास से लेकर वृद्धावस्था में ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव तक दूध जीवन के हर चरण का साथी है। इतना ही नहीं, कोविड-19 महामारी के दौरान भी इम्यूनोग्लोबिन और लैक्टोफेरिन जैसे तत्वों ने प्रतिरक्षा क्षमता को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों, 21वीं सदी में दुग्ध विज्ञान का क्षितिज और अधिक विस्तृत हो गया है, जिसके साथ ही कुछ नए विमर्श भी सामने आए हैं, जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस। आधुनिक समाज में एक बड़ा वर्ग उभरा है जिसके शरीर में लैक्टोज यानी दूध की प्राकृतिक शर्करा को पचाने वाला लैक्टेज एंजाइम नहीं बनता। इस वर्ग के लिए विज्ञान ने लैक्टोज मुक्त दूध तैयार किया है। दूसरा है प्लांट बेस्ड मिल्क, जिसमें बादाम, सोया, ओट्स और नारियल से तैयार होने वाले पादप आधारित दूध ने बाजार में अपनी पैठ बनाई है। हालांकि पोषण के मामले में ये पारंपरिक पशु दूध का पूर्ण विकल्प नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये शाकाहारी जीवन शैली यानी वीगनिज्म अपनाने वालों के लिए एक नया विकल्प बनकर उभरे हैं। और अब आते हैं A1 बनाम A2 दूध के विमर्श पर। हाल के वर्षों में देसी गोवंश जैसे गिर, साहिवाल, थारपारकर से प्राप्त होने वाले A2 दूध पर हुए वैज्ञानिक शोधों ने इसकी महत्ता को पुनः स्थापित किया है। शोध बताते हैं कि A1 दूध में पाया जाने वाला BCM7 यानी बीटा कैसोमॉर्फिन 7 नामक पेप्टाइड कुछ व्यक्तियों में पाचन संबंधी समस्या उत्पन्न कर सकता है, जबकि A2 दूध मानव पाचन तंत्र के लिए अधिक अनुकूल और स्वास्थ्यवर्धक है। लेकिन दूध की सबसे बड़ी ताकत केवल उसकी पोषण में नहीं है, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी अर्थव्यवस्था है। सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की धमनियों में बहने वाला वह रक्त भी है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जीवंत बनाए रखता है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में, जहां कृषि अक्सर मानसून के जुए यानी गैम्बल ऑफ मानसून पर निर्भर करती है, डेयरी क्षेत्र किसानों के लिए एक अचूक सुरक्षा कवच का कार्य करता है। भारत की डेयरी व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता है प्रोडक्शन ऑफ मासेस। यह कुछ बड़े उद्योगपतियों का उद्योग नहीं है, यह करोड़ों परिवारों की भागीदारी पर आधारित अर्थव्यवस्था है। यदि आप किसी भारतीय गांव में सुबह की पहली किरण के साथ पहुंचे तो आपको डेयरी क्षेत्र की असली शक्ति दिखाई देगी, यानी ग्रामीण महिलाएं। पशुओं की देखभाल, चारा प्रबंधन, दुग्ध दोहन और सहकारी समितियों तक दूध पहुंचाने का अधिकांश कार्य महिलाएं ही करती हैं। और जब पूरा शहर सो रहा होता है तब ग्रामीण महिलाएं अपने पशुओं को चारा देकर दूध की बाल्टियां लिए सहकारी समितियों की ओर बढ़ रही होती हैं। भारतीय डेयरी क्षेत्र का वास्तविक प्रबंधन ग्रामीण महिलाओं के ही हाथों में है। पशुओं के चयन, उनके स्वास्थ्य की देखरेख, दुग्ध दोहन से लेकर सहकारी समितियों में दूध जमा करने तक का 70% से अधिक कार्य महिलाएं ही करती हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों यानी SHG और महिला डेयरी सहकारी समितियों जैसे राजस्थान की सरस, गुजरात की अमूल से जुड़ी महिला समितियां ने इन महिलाओं को सीधे वित्तीय स्वतंत्रता दी है। अब दूध का पैसा सीधे उनके बैंक खातों में जमा होता है और इस आर्थिक स्वावलंबन ने ग्रामीण समाज के प्रतिसत्तात्मक ढांचे को तोड़े बिना महिलाओं को घर के निर्णयों में वीटो पावर दे दी है। आज का डेयरी बाजार केवल कच्चा तरल दूध बेचने तक सीमित नहीं है। पनीर, घी, मक्खन, योगर्ट, श्रीखंड, चीज और फ्लेवर्ड मिल्क जैसे मूल्य संवर्धित उत्पादों ने इस उद्योग को वाणिज्यिक रूप से अत्यधिक आकर्षक भी बना दिया है। इन उत्पादों की सेल्फ लाइफ अधिक होती है, जिससे किसानों को उनके दूध का अधिक मूल्य मिलता है और शहरी उपभोक्ताओं को विविधतापूर्ण खाद्य उत्पाद प्राप्त होते हैं। वैश्विक स्तर पर इन भारतीय डेयरी उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे विदेशी मुद्रा अर्जित करने के नए मार्ग भी प्रशस्त हो रहे हैं। हर विकास के साथ नई चुनौतियां भी आती हैं।
जुगाली करने वाले पशु अपनी पाचन प्रक्रिया के दौरान मीथेन गैस उत्सर्जित करते हैं। यह एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में वैश्विक तापमान में वृद्धि के लिए अधिक जिम्मेदार मानी जाती है। इसके अतिरिक्त 1 लीटर दूध के उत्पादन के लिए चारे की खेती और पशुओं के पीने का पानी को मिलाकर एक बड़ा वाटर फुटप्रिंट तैयार होता है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में जहां पानी की एक बूंद कीमती है, यह चिंता का विषय है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या डेयरी क्षेत्र टिकाऊ विकास के साथ आगे बढ़ सकता है? तो उत्तर है हाँ, और इसका उत्तर स्वयं ग्रामीण भारत दे रहा है। आज ये वैश्विक विमर्श हरित डेयरी और टिकाऊ पशुपालन प्रथाओं की ओर मुड़ रहा है। गोवर्धन योजना के तहत गोबर से बायोगैस और बायो सीएनजी का उत्पादन किया जा रहा है। इससे मीथेन को वातावरण में जाने से रोका जा रहा है और बची हुई स्लरी उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद के रूप में खेतों में उपयोग की जा रही है। और इस तरह यह सर्कुलर इकोनॉमी का जीवंत उदाहरण है। साथ ही प्रिसीजन फंडिंग जैसी तकनीकों से पशुओं की उत्पादकता बढ़ाते हुए मीथेन उत्सर्जन में 15 से 20% तक की कमी लाने का प्रयास किया जा रहा है। AI और IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित स्मार्ट कॉलर पशुओं की गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखते हैं। उनकी चाल, जुगाली, तापमान और व्यवहार का डेटा क्लाउड पर पहुंचता है और यदि कोई पशु बीमार होने वाला हो तो AI प्रणाली लक्षण दिखने से लगभग 48 घंटे पहले किसानों को चेतावनी दे सकती है। जीनोमिक चयन, सेक्स सॉर्टेड सीमेन और IVF जैसी तकनीकी नस्ल सुधार को नई दिशा दे रही हैं। वहीं ब्लॉकचेन आधारित ट्रेसेबिलिटी उपभोक्ताओं को यह जानने की सुविधा दे रही है कि उनके घर तक पहुंचा दूध किस किसान और किस गांव से आया है। भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाएं इस क्षेत्र को एक नई संस्थागत शक्ति प्रदान कर रही हैं, जिनमें से एक है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इसका उद्देश्य स्वदेशी गोवंश की नस्लों का संरक्षण और विकास करना है ताकि दूध की गुणवत्ता और उत्पादकता दोनों को बढ़ाया जा सके। डेयरी अवसंरचना विकास कोष यानी DIDF इसके तहत देश भर में दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों, कोल्ड चेन और ऑटोमेटिक मिल्क चिलिंग सेंटर्स की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे दूध के खराब होने की दर न्यूनतम हो गई है। इसके साथ ही खुरपका, मुंहपका और ब्रूसोलिस जैसी गंभीर बीमारियों के समूल उन्मूलन के लिए देशव्यापी 100% टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिससे पशुधन की अकाल मृत्यु पर रोक लगे। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 2 को प्राप्त करने में दूध एक अचूक अस्त्र है। दुनिया के उन हिस्सों में जहां गरीबी और भूखमरी के कारण बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, वहां स्कूली शिक्षा के साथ मध्याह्न भोजन योजना में दूध या दूध से बने उत्पादों को शामिल करना एक क्रांतिकारी कदम सिद्ध हुआ है। तो कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि एक नवजात शिशु के पहले आहार से लेकर वैश्विक खाद्य सुरक्षा तक, सिंधु घाटी की मिट्टी से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक, ग्रामीण महिलाओं की मेहनत से लेकर विश्व की सबसे बड़ी डेयरी अर्थव्यवस्था तक, दूध की यात्रा वास्तव में मानव सभ्यता की यात्रा है। इसकी हर बूंद में इतिहास भी है, विज्ञान भी है, अर्थव्यवस्था भी है और भविष्य की संभावनाएं भी। क्योंकि सच यही है, दूध केवल शरीर का पोषण नहीं करता, यह सभ्यता को भी पोषित करता है। धन्यवाद।